डिजिटल गोल्ड के रेगुलेशन पर सेबी की चेतावनी के बाद भी भारतीय निवेशकों ने डिजिटल माध्यम से गोल्ड की खरीद में रिकॉर्ड बनाया है। जनवरी 2025 में अगर जनवरी से नवंबर के आप आंकड़े देखिए तो डिजिटल माध्यम से भारतीय निवेशकों ने 12 टन गोल्ड की खरीद की है। 2024 में पूरे साल में 8 टन गोल्ड खरीदा गया था, यानी इस साल डिजिटल माध्यम से गोल्ड की खरीद 50% से ज्यादा बढ़ी है। सर, चेतावनी का असर नहीं हुआ, या ये कह लीजिए कि ये जो गोल्ड की रैली चल रही है इसके आगे सब चेतावनियां फीकी पड़ गई? मुझे लगता है चेतावनी का असर भी नहीं हुआ, गोल्ड की तेजी दिख रही है और बहुत सारे लोगों को यह समझ में भी नहीं आया कि सेबी आखिर कहना क्या चाहता है इस चेतावनी के जरिए। जो आंकड़े हैं वो जरूर थोड़े बड़े और चौंकाने वाले हैं। करीब करीब अगर आप देखें तो 12 टन के आसपास के डिजिटल गोल्ड की होल्डिंग जनवरी से नवंबर के दौरान दिखाई दी है, और ये आंकड़ा अगर मौजूदा कीमतों में देखें तो 16,600 करोड़ रुपए का ये वो गोल्ड है जो आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 50 रुपए, 100 रुपए या 200 रुपए के SIP के आधार पर या नियमित तौर पर खरीदते हैं। वैसे कई प्लेटफॉर्म है। यहां मुद्दा ये है कि ये इतना बड़ा बाजार जो सेबी की चेतावनी के बाद भी बढ़ रहा है, उसका किया क्या जाना चाहिए, और बेहतर स्थिति है कि सेबी इसको रेगुलेट करे, सेबी इसमें दखल दे, इन्हें उन्हीं बाकी जो गोल्ड लोन कंपनियां हैं या ETF कंपनियां हैं उसी तरीके के रेगुलेशन इन पर लागू करे। क्योंकि यहाँ चिंता यही है ना कि इनके पास फिजिकल रिजर्व नहीं है या उन रिजर्व को कोई प्रमाणित नहीं कर सकता है। यही एक दुविधा है और इसे सेबी को आगे आकर रेगुलेशन देना चाहिए। हालांकि बाजार में जो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन है, IBJA है, उसने इस तरीके के उद्योग के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है डिजिटल गोल्ड प्लेयर्स के लिए, जो इनके पीरियोडिक ऑडिट करता है, इनके नेटवर्थ के नॉर्म्स तय करता है और इनके लिए कई तरीके के डिस्क्लोजर्स के नई शर्तें तय करता है। तो इस दृष्टि से सेल्फ रेगुलेशन इस उद्योग में हमें दिख रहा है, पर सेबी को इसमें अब आगे बढ़कर इसे रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड में की रैली के बाद अब डिजिटल गोल्ड लोगों के निवेश का बड़ा आकर्षण भी बन रहा है और उन्हें बेहतर रिटर्न भी दे रहा है। बैंकरप्ट हो चुकी कंपनियों का प्रमोटर के हाथ में जाना अब मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने इसको लेकर नए नियम बनाए हैं। नए नियमों के तहत बैंकरप्ट कंपनियों के रिजोल्यूशन प्लान में ये जानकारी देना जरूरी होगा कि रिजोल्यूशन के बाद लाभार्थी कौन होगा और कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड यानी IBBI ने हाल ही में कानून में बदलाव को लेकर एक चर्चा पत्र जारी किया था। उस चर्चा पत्र में ये परामर्श मिले और इनके आधार पर यह नियम बदल दिया गया। तो सर, अब कैसे असर होगा इसका? सेक्शन 29A जो IBC का है, जिसे लेकर काफी भ्रम था और हमने ऐसे कई मामले देखे थे जिसमें कंपनियों ने वापस, जैसे कि गो फर्स्ट का मामला आपके सामने सबसे बड़ा मामला था, जिसे बाद में दोबारा बैंक्रप्सी के बाद वापस प्रमोटर्स की तरफ से लेने की कोशिश की गई। और ये इस तरीके के मामले बीच में आए जहां पहले प्रमोटर्स ने कंपनी को बैंक्रप्ट डिक्लेयर किया और उसके बाद उसे IBC के प्रोसेस में डाला और फिर खुद पिछले दरवाजे से उसे दोबारा लेने की कोशिश की, जब क्रेडिटर्स के साथ समझौता हो गया और कंपनी और बड़ा हेयर कट क्रेडिटर्स ने जो कर्ज पर कटौती या कर्ज की वसूली में कमी की जिम्मेदारी ले ली। अब ये नई जो व्यवस्था आई है CIRP के तहत सेक्शन 29A को अब बैकडोर स्कीम दरवाजे के बैकडोर के तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ऐसी कोई स्कीमें नहीं मंजूर की जाएंगी जिसमें डिफॉल्ट हो चुका प्रमोटर दोबारा अपनी कंपनी को ले सके। और एक बार जो सेक्शन 29A में इंसॉल्वेंसी में डिफॉल्ट घोषित हो गया है, उसे अब दोबारा उस कंपनी को वापस लेने की छूट नहीं मिलेगी। इससे बाजार में और IBC में एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी और लिक्विडेशन की प्रक्रिया में जो बाकी लोग हैं जिन्हें वास्तव में इस इन बीमार या इन डिफॉल्ट कंपनियों को खरीदने की सही पात्रता है, वो आगे आकर से ले सकेंगे।